तो कल हमने समतल दर्पण को कंप्लीट किया था और समतल दर्पण से बनने वाले जो प्रतिबिंब है उसकी विशेषताएं लिखी थी। आज हम स्टार्ट कर लेते हैं गोलीय दर्पण। सबसे पहले गोलीय दर्पण बनाया कैसे जाता है, तो इसके लिए एक कांच का खोखला गोला लिया जाता है और इस गोले के हिस्से काट कर, जैसे यहाँ से और यहाँ से काट दिया जाता है और इसको अगर इधर रखे जाए और यहाँ से और यहाँ से काट के अगर इधर रखा जाए तो इस तरह हमें ये कांच की वक्राकार पृष्ठ मिल गए हैं, वक्राकार कांच मिल गया है, मुड़ा हुआ कांच मिल गया है। अगर इसके एक पृष्ठ पर आप पॉलिश कर दो, यानी कि इसके अगर इस साइड में पॉलिश कर दो, तब ये क्या प्राप्त हो जाता है, आपको दर्पण प्राप्त हो जाता है। इसके भी इसी साइड में पॉलिश कर दो तो क्या प्राप्त हो जाता है, आपको दर्पण प्राप्त हो जाता है। इस दर्पण का ये तो भाग है, वो कौन सा भाग है, तो वो पश्च भाग है और ये कौन सा भाग है, अग्र भाग। इसी तरह इस दर्पण का ये कौन सा भाग है, तो ये भाग है आपके पश्च भाग और ये कौन सा भाग है, तो ये भाग है अग्र भाग। दो प्रकार के दर्पण मिल गए हैं किसी कांच के खोखले गोले से। एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, यानी कि ये जो पृष्ठ है ये कौन सा कहलाएगा, तो ये आपके परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। जहां से प्रकाश का क्या हो रहा हो, परावर्तन हो रहा हो, वो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है। किसकी तरफ मुड़ा हुआ है, अंदर की तरफ। इसलिए इसको कौन सा नाम दिया जाएगा, इसको नाम दिया जाएगा अवतल दर्पण। अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाएगा, कॉनकेव। यहाँ केव बन रही है, गुफा जैसे बन रही है, तो याद रख लेना कॉनकेव दर्पण। और इस दर्पण में परावर्तक पृष्ठ कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके परावर्तक पृष्ठ। और ये परावर्तक पृष्ठ है वो बाहर की तरफ उभरा हुआ है, बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है, उभरा हुआ है। उभरा हुआ से याद रख लेना कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर। तो गोलीय दर्पण किससे प्राप्त किए जाते हैं, किसी कांच के खोखले गोले से प्राप्त किए जाते हैं। उस गोले के कुछ हिस्से को काटकर अगर एक साइड में हम पॉलिश कर दें, परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दें, तो कौन सा दर्पण मिल जाता है, गोलीय दर्पण मिल जाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है उत्तल दर्पण और दूसरा कौन सा होता है, अवतल दर्पण। अब इन सभी दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में पढ़ने से पहले हमें कुछ शब्दावली ध्यान होनी चाहिए। क्या ध्यान होनी चाहिए, शब्दावली। किससे रिलेटेड, गोलीय दर्पण से रिलेटेड शब्दावली। और शब्दावली में पहले शब्दावली आ जाती है जिसको कहा जाता है वक्रता केंद्र। अब किसी गोले से ही आपने क्या प्राप्त किया है, किसी गोले से ही आपने प्राप्त किया है दर्पण को। जैसे ये गोला था, इस गोले का यहां पर क्या है, ये केंद्र बिंदु। और केंद्र बिंदु को किससे लिखा जाता है, तो केंद्र बिंदु को ओ से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, ओ से। गोले का केंद्र बिंदु है और गोले का यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी होगी, इसको क्या कहा जाएगा, इसको त्रिज्या कहा जाएगा, जिसको किससे लिखा जाएगा, आर से। यानी कि आर बराबर यहां पर क्या है, त्रिज्या। अच्छा बताओ, यहां से लेकर यहां तक की दूरी है, इसको भी क्या कहा जाएगा, ये भी क्या कहलाएगी, आर कहलाएगी। और अगर इसको मैं इधर बढ़ा दूं तो ये वहां से वहां तक आर और ये भी आगे क्या है, आर। और इसको क्या कहा जाएगा, तो इसको कहा जाएगा आपके व्यास। व्यास बराबर क्या होता है, तो व्यास बराबर होता है 2r। आपने एक गोले को किससे प्राप्त किया है, तो इस गोले को दर्पण को किससे प्राप्त किया है, गोले से। और इस गोले को काटकर आपने अलग रख दिया है। इस गोले को काटकर आपने क्या कर दिया है, इस साइड में रख दिया है। गोले का एक हिस्सा काट के इस साइड में ऐसे रख दिया है और इसके इस भाग में आपने क्या कर दिया है, पॉलिश कर दिया। तो ये इससे आपको क्या बन गया, मिल गया है दर्पण। अब ये कौन सा दर्पण मिला है आपको, अवतल है या उत्तल है, बाहर की तरफ उभरा हुआ है।
उभरा हुआ कौन सा होता है? उत्तल। तो ये कौन सा दर्पण मिल गया है? उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण किसी गोले का भाग था। किसका भाग था? किसी गोले का। यानी कि अगर इसको मैं ऐसे डैश डैश करते हुए आगे बढ़ाऊं तो आपको क्या मिल जाएगा? एक गोला मिल जाएगा। इस तरह आगे बढ़ाऊं तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपको? एक गोला। और इस गोले का जो केंद्र बिंदु होगा, जैसे ये केंद्र बिंदु था, तो इस केंद्र बिंदु को क्या नाम दिया जाएगा? वक्रता केंद्र, जिसको किससे लिखा जाएगा? सी से। इसको क्या नाम दे दिया जाएगा? वक्रता केंद्र। यानी कि एक दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उसी गोले का जो केंद्र होता है, उसे क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र। जरूरी नहीं कि आपने कौन सा दर्पण लिया हो, उत्तल दर्पण। आप अगर अवतल दर्पण देखना चाहे तो अवतल दर्पण के लिए भी ले सकते हैं। जैसे अवतल दर्पण के लिए हम बना लेते हैं, इसी गोले से काट के आपने बना दिया है। ये कौन सा दर्पण है? अभी दर्पण नहीं है, ठीक है, अभी दर्पण नहीं है क्योंकि पॉलिश नहीं किया हमने। पॉलिश करने पर ये पॉलिश कर दी है। अब ये कौन सा दर्पण बन गया है? अवतल, क्योंकि अंदर की तरफ दर्शा हुआ है, इसलिए कौन सा दर्पण है? अवतल। ये भी क्या था? तो ये भी अगर इसको आप ऐसे डैश डैश करके बढ़ाओगे तो ये भी किसी गोले का क्या होगा? भाग होगा। तो जिस गोले का भाग होता है कोई दर्पण, उस गोले का जो केंद्र बिंदु होता है, उस केंद्र बिंदु को क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र, या फिर क्या कहा जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अंग्रेजी में इन्हें क्या करें? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता। वक्रता मतलब आपने वक्र पृष्ठ लिया है, मुड़ा हुआ भाग लिया, तो उस मुड़े हुए भाग का जो केंद्र होगा वो क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। वक्रता केंद्र के बाद दूसरा जो आ जाता है वो कहलाता है ध्रुव। दूसरी जो पारिभाषिक शब्दावली है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है ध्रुव। ध्रुव, या फिर इसको अंग्रेजी में क्या लिखा जाता है? पोल। और इसको लिखा किससे जाता है? तो इसको लिखा जाता है पी से। किससे लिखा जाता है? पी से। अब ये ध्रुव क्या है? मान लीजिए आपने कोई दर्पण लिया है जिसमें आप चेहरा देखते हैं। उस दर्पण का जितना भी परावर्तक पृष्ठ होता है, ये मान लीजिए मोबाइल एक दर्पण है, तो इस मोबाइल का परावर्तक पृष्ठ, इस साइड से आप चेहरा देखते हो तो परावर्तक पृष्ठ कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। इस परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, सेंटर पॉइंट कहाँ होगा? भाई इस दर्पण का एकदम बीचों बीच का पॉइंट होगा, वो इसका क्या कहलाएगा? मध्य बिंदु। तो ये मध्य बिंदु लगभग कहाँ होगा? यहाँ पर। ऐसे ही मान लीजिए आप कोई दर्पण ले लेते हैं, कोई गोलीय दर्पण ले लेते हैं, जैसे आपने ये एक दर्पण लिया है, ये आपने एक क्या ले लिया है? गोलीय दर्पण ले लिया है। इस तरह आपने एक गोलीय दर्पण लिया है, ये पूरा का पूरा ऐसे मुड़ा हुआ भाग है, तो इसका मध्य बिंदु कहाँ होगा? भाई यहां से लेकर ये इस साइड में क्या की हुई है? इसके पॉलिश की हुई है, पीछे की साइड में पॉलिश की हुई है। पॉलिश की हुई है तो ये कौन सा दर्पण बन गया है? उत्तल है या अवतल है? अंदर की तरफ दर्शा हुआ है तो कौन सा हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। अब ये जो अवतल दर्पण है, इसका मध्य बिंदु कहाँ होगा? एकदम बीचों बीच पॉइंट कहाँ होगा? ये पॉइंट, जहां से हम क्या देखेंगे? इसका चेहरा देखने वाला भाग होगा, उसका मध्य बिंदु होगा। इसी मध्य बिंदु को क्या नाम दे दिया जाएगा? तो इसको ध्रुव नाम दे दिया जाएगा, या किससे लिखा जाएगा? पी से लिखा जाएगा। अब हम जो दर्पण बनाते हैं वो दर्पण कैसा दिखाई देता है? तो हम दर्पण बनाते हैं वो ऐसे दिखाई देता है। ऐसे तो दिखाई नहीं देता है क्योंकि हम 2D में बनाते हैं। ये जो इमेज बनाई है ये किस में थी? 3D में थी। 2D में बनाते हैं तो अब इस पे कहाँ दर्शाएंगे? तो इस पे लगभग हम कहाँ दर्शा देंगे? यहाँ पर। और ये बिंदु क्या कहलाएगा? पी बिंदु कहलाएगा, पोल बिंदु कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। यानी कि जो भी दर्पण लिया है आपने, गोलीय दर्पण लिया है, उसका चेहरा देखने वाला जो भाग होता है या परावर्तक पृष्ठ होगा उसका एकदम मध्य बिंदु होगा, उसको क्या कहा जाएगा? उसको ध्रुव कहा जाएगा। तो ये तो कौन से अवतल दर्पण के लिए ध्रुव हो गया है, और अगर उत्तल दर्पण बनाए तो ये उत्तल दर्पण हो गया है। और इस उत्तल दर्पण का ध्रुव कहाँ हो जाएगा? तो इस उत्तल दर्पण का ध्रुव है वो आपके यहाँ पर हो जाएगा। इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया जाएगा? ध्रुव। और किससे लिख दिया जाएगा? इसको पी से लिख दिया जाएगा। ठीक है, फिर अगला जो पॉइंट आ जाता है वो है आपके मुख्य अक्ष।
मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष के लिए मैं दो दर्पण बना देता हूं। एक ये दर्पण हो गया। कौन सा दर्पण गया ये भाई? अगर इसके इस साइड में पॉलिश की हुई है तो ये कौन सा दर्पण कहलाएगा? अवतल दर्पण कहलाएगा। और एक दर्पण और बना देता हूं, और ये कौन सा दर्पण कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा। ठीक है, इसके इस साइड में परावर्तक पदार्थ की क्या की हुई है? पॉलिश की हुई है, और पॉलिश की हुई है तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। और ये कौन सा दर्पण हो जाएगा? तो ये आपके उत्तल दर्पण हो जाएगा। कैसा दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण। तो अब आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसे दर्पण बना रहा हूं तो वो तो कौन सा हो जाएगा? अवतल। और अगर ऐसे बना रहा हूं तो उत्तल। हम चेहरा हमेशा किधर से देखेंगे? इस साइड से। भाई ये हमने पहले ही फिक्स कर दिया है कि हमें जब भी खड़ा रहना है तो वो दर्पण से कौन सी साइड में खड़ा रहना है? इस साइड में। और दर्पण को हमेशा कौन सी साइड में रखना है? इस साइड में ही रखना है। ये हमने फिक्स कर दिया पहले से ही साइंस में। और ये इसलिए फिक्स किया है ताकि आपके प्लस माइनस का गड़बड़ नहीं हो। अब इस दर्पण के अंदर ये जो पॉइंट होगा, यहां पर जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट को क्या नाम दिया जाएगा? इस पॉइंट को अभी हमने बताया है, यहां जो इसका मध्य बिंदु होगा, इस पॉइंट को क्या नाम दिया जाएगा? इसको ध्रुव नाम दे दिया जाएगा, जिसको किससे लिखा जाएगा? पी से लिखा जाएगा। नाम तो है ध्रुव, और लिखा किससे जाएगा? लिखा जाएगा आपके पी से। और अगर इसको मैं ऐसे गोल बढ़ाऊं तो गोलाकार होते ही ये किसी गोले का भाग होगा, और गोले का भाग होगा तो यहां जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को क्या नाम दिया जाएगा? तो इस पॉइंट को नाम दे दिया जाएगा सी। इसका भी ऐसे ही होगा। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को क्या कहा जाएगा? पी। और इधर जो पॉइंट हो जाएगा इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया जाएगा? सी। पी मतलब पोल, पी मतलब पोल या ध्रुव, और सी मतलब क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर वक्रता केंद्र। अगर इन दोनों को आपस में मिला दूं, किसी रेखाखंड से इन दोनों को आपस में मिला दूं, किसको? सी और पी को ऐसे किसी रेखा से होते हुए आपस में मिला दूं। अब देखो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो इसको हम नीचे ही ले लेते हैं। सी और पी है, इसकी सहायता सी और पी को आपस में क्या कर दिया आपने? मिला दिया। ये पी था, तो ये जो मिलाने वाली जो लाइन होगी, इसी लाइन को हम क्या नाम दे देंगे? इसको कहा जाएगा मुख्य अक्ष। क्या नाम दे दिया जाएगा? मुख्य अक्ष नाम दे दिया। इधर भी आप पी और सी को आपस में क्या कर दो? मिला दो। ये पी और सी है, इसको आपस में मिला दिया, तो ये जो रेखाखंड है इसको क्या नाम दे दिया जाएगा? मुख्य अक्ष नाम दे दिया जाएगा। ठीक है, अब बताओ ये जो सी है ये केंद्र बिंदु था। इस सी से अगर यहां तक की दूरी निकालें तो इस दूरी को क्या कहा जाएगा? इसको त्रिज्या कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? त्रिज्या। तो ये है आपकी त्रिज्या, और त्रिज्या को किससे लिखा जाएगा? तो त्रिज्या को यहां पर हम लिख देंगे कैपिटल आर से। अच्छा, यहां से लेकर यहां तक, यानी कि ये जो सी है, सी से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको क्या कहा जाएगा? इसको भी क्या नाम दिया जाएगा? तो इसको भी नाम दे दिया जाएगा आपके त्रिज्या। और त्रिज्या को किससे लिखा जाएगा? तो त्रिज्या को लिखा जाएगा आपके आर से। अच्छा, क्या वो त्रिज्या है तो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगी? ये भी तो त्रिज्या कहलाएगी। और अगर ये त्रिज्या है तो मैं ये जो यहां सी है, इस सी से लेकर यहां पी तक की जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगी? ये भी तो त्रिज्या है भाई। अगर ये सी से लेकर यहां तक की दूरी त्रिज्या है तो ये सी से लेकर पी तक की भी क्या है? दूरी त्रिज्या है। तो यानी कि यहां पे भी हम लिख सकते हैं ये भी क्या है? आपके त्रिज्या है। और इस त्रिज्या को किससे लिखा जाएगा? तो त्रिज्या को आर से लिखा जाएगा। और इसको बोला क्या जाएगा? तो इसको बोला जाएगा वक्रता त्रिज्या। क्या बोला जाएगा? वक्रता त्रिज्या। इसमें भी कहां हो जाएगी? तो इसमें भी आप कहोगे यहां से लेकर, कहां से? इस पॉइंट से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को क्या कहा जाएगा? वक्रता त्रिज्या नाम दे दिया जाएगा। और जिसको किससे लिखा जाएगा? आर से लिखा जाएगा। ठीक है, अगर आप मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, अगला एक और पॉइंट है वो देख लेते हैं। इसके लिए आपको एक तो ये दर्पण हो गया। कौन सा दर्पण है?
अवतल, और ये कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण हो गया। और इसमें ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या कहा जाएगा? ध्रुव कहा जाएगा। तो सीधे मैं पहले लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, उसके बाद ही ये जो लाइन है इसको क्या कहा जाएगा? मुख्य अक्ष। इधर भी यहां से लेकर यहां तक की जो लाइन है इसको क्या कहा जाएगा? मुख्य अक्ष कहा जाएगा। और मुख्य अक्ष पर ये बिंदु है, इस बिंदु को क्या नाम दे दिया जाएगा? तो इसको नाम दे दिया जाएगा ध्रुव या फिर पोल। और यहां पर बिंदु है, इसको क्या कहा जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ये जो बिंदु है इसको क्या नाम दे दिया जाएगा? इसको पोल नाम दे दिया जाएगा, ध्रुव। और यहां जो बिंदु है इस बिंदु को क्या नाम दे दिया जाएगा? सी। अगर आप मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरणें लेके आए, यानी कि टॉर्च इस तरह जलाए कि ये जो आपका मुख्य अक्ष है इसके समांतर कोई प्रकाश की किरण जाए, ये इस तरह कोई प्रकाश की किरण जाए और टकराने के बाद, अब ये टकराने के बाद इसका क्या हो जाएगा? परावर्तन। क्या हो जाएगा? परावर्तन। और परावर्तन हो जाएगा तो ये सतह थोड़ी ऐसे मुड़ी हुई है। कैसे मुड़ी हुई है? ये सतह यहां से लेकर, आप अगर इस सतह को सीधे देखोगे तो ये सतह आपको थोड़ी ऐसे नजर आएगी। ऐसे नजर आएगी तो यहां से प्रकाश की किरण मुड़ के किधर आएगी? इस साइड में आएगी। तो यहां से प्रकाश की किरण है वो मुड़कर कहां आ जाएगी? ये ऐसे आ जाएगी। तो अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण है वो भेजी जाए तो टकराने के बाद वो जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को कौन सा बिंदु कहा जाता है? मुख्य फोकस नाम दे दिया जाता है। क्या कहा जाता है इसको? मुख्य फोकस कहा जाता है। पहुंचो हो ना, छठो हूं, पांचवा मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस है, इसको किससे लिखा जाता है? एफ से लिखा जाता है। अब इसमें देखो भाई, इसके लिए तो हिसाब हमने कर दिया है, लेकिन इसमें हिसाब क्या होगा? इसमें अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जाएगी तो जाने पर ये क्या करेगा? ये प्रकाश की किरण को ये ऐसे मुड़ा हुआ, किस साइड से मुड़ा हुआ है? ऐसे, इस साइड से ऐसे मुड़ा हुआ, तो ये प्रकाश की किरण तो कहां चली जाएगी? टकरा के ऊपर चली जाएगी। और ऊपर चली जाएगी, यहां से प्रकाश की किरण है वो टकरा के किधर चली जाएगी? ऐसे चली जाएगी। तो अब कैसे पता चलेगा कि यहां पर भाई मुख्य अक्ष को ये काट रही है कि नहीं काट रही? भाई यहां तो हमने कह दिया मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जाए तो वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को क्या कहा जाएगा? फोकस बिंदु। लेकिन इसके लिए ये मामला तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए ये मामला क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये प्रकाश की किरण को तो ऐसे इधर भेज देगा। तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इस प्रकाश की किरण को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, डैश डैश करके इस प्रकाश की किरण को क्या करेंगे? पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। और पीछे की तरफ ये आपके मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वो बिंदु क्या कहलाएगा? वो बिंदु कहलाएगा आपके फोकस बिंदु एफ। ये तो इसकी ओरिजिनल परिभाषा है। अपने को अगर याद रखना है तो हम सीधे ही कहेंगे कि जो सी और पी है इसका आदिट, सी और पी को के आदिट, आदिटों के मतलब एकदम बीच में, वो जो है उसको क्या कहा जाएगा? मुख्य फोकस कहा जाएगा। सी और पी का मध्य बिंदु है उसको क्या कहा जाएगा? फोकस। यानी कि फोकस है वो हमेशा किसके बीच में पाया जाएगा? सी और पी के मध्य। सी मतलब वक्रता केंद्र और पी मतलब क्या है? ध्रुव। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र का मध्य बिंदु, बीच का पॉइंट है, उसको क्या कहा जाएगा? मुख्य फोकस कहा जाएगा। अगला एक और ध्यान दो यहां, ये क्या है? मुख्य फोकस। अगर यहां से लेकर यहां तक की दूरी निकालें, ये दूरी, और एक दूरी हमने कहां से कहां तक ले ली है? यहां से लेकर और यहां तक की दूरी ले ली है। अब ये ऊपर वाली दूरी है, इसको क्या कहा जाता है? आर कहा जाता है। वक्रता त्रिज्या, जिसको हम किससे लिखते हैं? आर से। ये जो फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य की दूरी है, इस दूरी को कहा जाता है फोकस दूरी। क्या कहा जाता है? फोकस दूरी कहा जाता है। और उस फोकस दूरी को किससे लिखा जाता है? तो एफ से लिखा जाता है। ये हो गई आपके फोकस दूरी। और फोकस दूरी को किससे लिखा जाता है? स्मॉल एफ से लिखा जाता है। कहां से कहां तक की दूरी हो जाएगी? एफ और पी के मध्य की दूरी होगी, उसको क्या कहा जाएगा? फोकस दूरी। इसमें भी कहां से कहां तक हो जाएगी दूरी? तो इसमें भी हम कहेंगे कि यहां से लेकर आपके यहां तक की जो दूरी है, इस दूरी को क्या कहा जाएगा? फोकस दूरी कहा जाएगा। ये फोकस दूरी है, ये है एफ। इसको क्या नाम दे दिया जाएगा? फोकस दूरी नाम दे दिया जाएगा, जिसको किससे लिखा जाएगा? छोटे एफ से लिखा जाएगा। अच्छा, अब बताओ वक्रता त्रिज्या, जिसको हम किससे लिखते हैं? आर, और फोकस दूरी को किससे लिखते हैं? एफ। इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नजर आ रहा है?
हाँ बिल्कुल, यहाँ देखो वक्रता त्रिज्या सी से लेकर कहाँ तक है, पी तक, और सी और पी का अर्ध डेटा है उसको तो क्या बोल दिया, एफ। तो एफ और पी के मध्य की दूरी क्या लगेगी, स्मॉल एफ, यानी कि फोकस दूरी। तो हम कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या अगर उसका आधा कर दे तो आपकी क्या आ जाएगी, फोकस दूरी। क्या आ जाएगी, फोकस दूरी आ जाएगी। यानी कि आपके पास अगर वक्रता त्रिज्या दी गई है, आर दी गई है, तो आर को 2 से भाग दे दो तो क्या आ जाती है, फोकस दूरी आ जाती है। और अगर आपके पास फोकस दूरी है और उसका दुगुना कर दो तो वो क्या आ जाती है, आपके आर आ जाती है। अगर फोकस दूरी आपके 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। और अगर वक्रता त्रिज्या है वो 40 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया। एक चीज और है, अगर वो वैसे नहीं लिखी होती अपने किताबों में, ये देखो यहां से लेकर यहां तक का जो भाग है, ठीक है, अगर मैं इसको नाम दे दूं ए और इसको नाम दे दूं बी, तो ए पी बी, यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये भाग है, ये परावर्तक पृष्ठ है, यहां तक आप अपना चेहरा देख पाते हैं। तो ये जो खुला हुआ भाग है ए पी बी, इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको कहा जाता है द्वारक। इसको क्या कहा जाता है, द्वारक कहा जाता है। द्वारक मतलब द्वार, दरवाजो। दरवाजो है कितो खुलो है तो साहब इम कितो खुलो है, इतु लेप्रोन इतिदग, और दरवाजो खुलो है। और इम दरवाजो कितो लेन कितिदग खुलो है, इतु लेप्रोन इतिदग, यानी कि ये दरवाजा, अगर इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, तो ए पी बी, ये दरवाजा खुला है। ठीक है, ये कौन सा दर्पण है, अवतल, और ये कौन सा है, उत्तल। अगर आप अवतल दर्पण की दृश्य क्षेत्र देखोगे, अवतल दर्पण कहां से कहां तक देखेगा, तो अवतल दर्पण यहां से लेकर यहां तक देखेगा। और इसका दृश्य क्षेत्र कहां तक है, कहां से कहां तक है, यहां से लेकर यहां तक। किसका दृश्य क्षेत्र ज्यादा है, बड़ा किसका है, उत्तल का है या अवतल का है, उत्तल दर्पण। किसका दृश्य क्षेत्र ज्यादा है, उत्तल दर्पण का। यानी कि अगर आपको ज्यादा एरिया देखना है तो आप कौन से दर्पण का प्रयोग करेंगे, उत्तल का या अवतल का, उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। हालांकि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण इसको थोड़ा हम अलग से पढ़ेंगे, पहले हम है वो इन परिभाषिक शब्दावली को लिखेंगे। तो लिखिए, हेडिंग डालिए, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण में लिखिए, किसी कांच के खोखले गोले किसी कांच के खोखले गोले किसी कांच के खोखले गोले का कोई हिस्सा काटकर एक पृष्ठ पर कोई हिस्सा काटकर एक पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ की एक पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश करने से परावर्तक पदार्थ की पॉलिश करने से गोलीय दर्पण प्राप्त होता है। परावर्तक पदार्थ की पॉलिश करने से गोलीय दर्पण प्राप्त होता है। गोलीय दर्पण प्राप्त होता है। गोलीय दर्पण प्राप्त होता है। अगला लिखिए, गोलीय दर्पण से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली। गोलीय दर्पण से संबंधित शब्दावली, ऐसे सीधे लिख दीजिए, गोलीय दर्पण से संबंधित शब्दावली। गोलीय दर्पण से संबंधित शब्दावली।
वैल्यू। गोलीय दर्पण से संबंधित शब्दावली। इसमें पहला लिखिए वक्रता केंद्र सी। वक्रता केंद्र जिसको किससे लिखा जाएगा? सी से। इसमें लिखिए गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस गोले का, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र, उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। यानी कि जिस गोले से आपने काट कर उसको बनाया है उस गोले का भी क्या होगा? केंद्र बिंदु होगा। उस गोले की भी त्रिज्या होगी, उस गोले का व्यास होगा। तो जिस गोले से आपने काट कर बनाया है उसी गोले का जो केंद्र होगा वो क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। अगला लिखिए ध्रुव। ध्रुव जिसको पोल कहते हैं, लिखा किससे जाता है? पी से। क्योंकि आगे हमें वो पूरा ध्रुव नहीं लिखे, सीधे क्या लिखेंगे? पी लिखेंगे, इसलिए ध्यान रखना है अपने को। ध्रुव या फिर लिख दो पी। इसमें लिखिए गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। अब बताओ ध्रुव है, ध्रुव और वक्रता केंद्र है, इस पर दर्पण के ऊपर कौन सा स्थित होता है? ध्रुव पी। पी तो कहाँ है? दर्पण के ऊपर स्थित होता है, जबकि जो वक्रता केंद्र है वो दर्पण से बाहर होता है, दर्पण के ऊपर नहीं होता। अगला लिखिए मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष तीसरा है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष में लिखिए ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाला रेखाखंड, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाला रेखाखंड, मिलाने वाला रेखाखंड मुख्य अक्ष कहलाता है। मिलाने वाला रेखाखंड मुख्य अक्ष कहलाता है। मुख्य अक्ष कहलाता है। अगला लिखिए वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या तो वक्रता त्रिज्या में लिखिए ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी त्रिज्या कहलाती है।
वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या कहलाती है। अगला लिखिए मुख्य फोकस। मुख्य फोकस मुख्य फोकस जिसको कैसे लिखा जाता है, अंग्रेजी के बड़ी एफ से लिखा जाता है। अब इसकी हम दो परिभाषाएं लिखेंगे। एक तो परिभाषा जो हमें सीधे याद सिंपल रहे, और एक इसकी ओरिजिनल परिभाषा। तो पहले ओरिजिनल परिभाषा लिख दीजिए। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती अथवा काटती हुई प्रतीत होती हैं, काटती अथवा काटती हुई प्रतीत होती है, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। उसे मुख्य फोकस कहते हैं। इसके नीचे वाली लाइन में लिख दीजिए जो अपने याद रखने लायक परिभाषा है या समझने लायक है, वो है वक्रता केंद्र व ध्रुव का मध्य बिंदु। वक्रता केंद्र व ध्रुव का मध्य बिंदु फोकस कहलाता है। वक्रता केंद्र व ध्रुव का मध्य बिंदु फोकस कहलाता है। वक्रता केंद्र व ध्रुव का मध्य बिंदु फोकस कहलाता है। अगला लिख दीजिए फोकस दूरी, जिसको हम लिखेंगे स्मॉल एफ से। फोकस दूरी जिसको कैसे लिखा जाएगा, छोटे एफ से। फोकस दूरी और फोकस दूरी को किससे लिखा जाएगा, स्मॉल एफ से लिखा जाएगा। इसमें लिख दीजिए फोकस बिंदु व ध्रुव के मध्य की दूरी। फोकस बिंदु व ध्रुव के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस बिंदु व ध्रुव के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात r/2 बराबर क्या हो जाएगा, f। अर्थात r/2 बराबर क्या हो जाएगा, f। अर्थात r/2 बराबर क्या हो जाएगा, f। या आप क्या कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं 2f बराबर क्या हो जाएगा, 2f बराबर हो जाएगा r। यानी कि
फोकस दूरी को दुगुना करने पर क्या आ जाता है? वक्रता त्रिज्या। या वक्रता त्रिज्या को आधा करने पर क्या आ जाएगा? फोकस दूरी आ जाएगी। अच्छा, थोड़ा सा गणित पढ़ लेते हैं पहले, मैथ्स, उसके बाद वापस साइंस आते हैं। मैथ्स में आपने ग्राफ के बारे में सुन रखा होगा, ग्राफ के बारे में सुन रखा है ना? तो एक मैं ग्राफ की थोड़ी डिजाइन बना देता हूं। ऐसी कुछ स्ट्रक्चर बनी होती है, इनको क्या कहा जाता है? इनको एक्सिस या अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्ष। ये कौन सा अक्ष कहलाता है? इधर वाला एक्स एक्स कहलाता है। कौन सा एक्स कहलाता है? एक्स एक्स। और ये जो ऊपर वाला ये क्या कहलाता है? वाई एक्सिस कहलाता है, वाई अक्ष कहलाता है। और ये बिंदु होता है, इस बिंदु को क्या कहा जाता है? ओ बिंदु कहा जाता है। क्या बिंदु कहा जाता है? ओ। कभी कभी आप इनके पढ़ा करो, जीरो पढ़ा करो, पर जीरो नहीं हो, पर ओके कड़ो बिंदु है, ओ बिंदु है, जिसको ओरिजिन पॉइंट या फिर मूल बिंदु कहा जाता है। अब मूल बिंदु इन साइड जाया करो, तो इन साइड आप क्या करो? इन्हें बराबर भागों में विभक्त किया करो। ऐसे बराबर भागों में क्या कर देते हैं? बांट देते हैं। ओके हो जाए तो आप एक को स्टार्ट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 और क्यों जी 8। जरूरी नहीं कि एक को स्टार्ट करो, अगर 2 करो तो 2 करो 2 4 6, और 3 करो तो 3 6 9, 4 करो तो 4 8 12, 5 करो तो 5 10 15, 10 करो तो 10 20 30, होम करो तो हो 200 300। लेकिन इस साइड में जो भी संख्या आएगी वो किसकी आएगी? प्लस की आएगी। यानी कि अगर मैं किसी बंदे को यहां पर खड़ा कर देता हूं और इसकी कोई दूरी निकालनी है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी निकालनी है, तो वो किस में आएगी? प्लस में आएगी। अब यहां से ऊपर की साइड में जाएंगे तो ये इसको भी कुछ बराबर भागों में क्या किया जाएगा? विभक्त किया जाएगा। और जैसे मान लीजिए अगर इसको लिखता हूं 2, तो ये 2 से कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 6 8, और कितना हो जाएगा? 10। यहां से ऊपर की साइड में जाएंगे तो भी वो कौन सी होगी? पॉजिटिव होगी। और यहां पर ये कितने चतुर्थांश बन गए हैं? 4 चतुर्थांश बन गए, 4 क्वाड्रेंट बन गए, 4 चतुर्थांश। और इसमें ये जो पहला चतुर्थांश है, इसमें जो x अक्ष है इसके निर्देशांक किसमें होंगे? प्लस में। और y वाला होगा उसके भी किसमें होंगे? प्लस में। यानी कि अगर दोनों संख्याएं प्लस की है तो आप हमेशा उसको किसमें दिखाएंगे? इस पहले चतुर्थांश या फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाएंगे। फिर अगर इस पॉइंट से, ओरिजिन पॉइंट से इधर आओ, तो ये भी कई बराबर भागों में क्या होता है? बटा होता है। और इन बराबर भागों को भी हम इससे नंबरिंग देंगे तो यहाँ आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। और ये भी अक्ष कौन सा होता है? तो होता तो ये x है, लेकिन इसको क्या नाम दिया जाता है? x डैश। कौन सा अक्ष नाम दे दिया जाता है? x डैश नाम दे दिया जाता है। और इन दोनों के बीच में y तथा x डैश के बीच में एक चतुर्थांश और बन गया है। इसको कौन सा चतुर्थांश कहा जाता है? द्वितीय चतुर्थांश या सेकंड क्वाड्रेंट कहा जाता है। इसमें जो x की वैल्यू होगी वो किसकी होगी? माइनस की। और जो y की वैल्यू होगी वो किसकी होगी? प्लस की। अगर x आपको माइनस दे रखा है तो आपको किस में दर्शाना होगा? इधर में। यानी कि अगर यहां से इस साइड में डायरेक्शन लोगे तो वो तो किस में आएगी? माइनस में। लेकिन इससे अगर ऊपर जाओगे तो वो क्या आएगी? प्लस में। अगर कोई डायरेक्शन आपको ऊपर में लेनी है या डिस्टेंस लेनी है तो वो तो आ जाएगी प्लस में, और अगर इस साइड में जाना है तो वो क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। फिर ये नीचे की तरफ जाए, ओरिजिन पॉइंट से नीचे की तरफ जाए, तो ये भी कौन सा अक्ष कहलाता है? ऊपर वाला y है तो इसको कहा जाता है y डैश। y डैश है, उस पर भी अगर हम नंबर देंगे बराबर भागों में, इसको भी बंटा हुआ होता है, तो ये हो जाएगा -2 -4 -6 -8 -10 और क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब x डैश और y डैश के मध्य भी एक क्या बन जाता है? चतुर्थांश बन जाता है। इसको थर्ड चतुर्थांश या थर्ड क्वाड्रेंट कहा जाएगा। इसमें x की वैल्यू क्या होगी? माइनस, और y की वैल्यू भी क्या होगी? माइनस। यानी कि x के कोऑर्डिनेट भी y माइनस में होंगे और y के कोऑर्डिनेट भी किस में होंगे? माइनस में। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि अगर इस पॉइंट से इधर जाओगे, डिस्टेंस लोगे, तब वो किस में होगी? माइनस में होगी। और इस पॉइंट से अगर नीचे की साइड में जाओगे तब भी क्या होगी? माइनस। अगर मैं कोई डायरेक्शन लिख के बता दूं, जैसे यहां से लेकर ये डायरेक्शन है, अब बताओ यहां से लेकर ये जो पॉइंट है ये प्लस का होगा या माइनस का होगा? माइनस का। कितना माइनस होगा? तो भाई इसके बराबर देख लेंगे हम, यहां से लेकर इसके बराबर देख लेंगे। ये 7 के बराबर है तो ये क्या कितना माइनस हो जाएगा? 7।
और फिर अगर मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस ले ली है, अब बताओ ये किस में होगी, प्लस में होगी या माइनस में? कितना कितना माइनस होगा, देखो x का कितना माइनस है, x का माइनस है 2 है या कितने 2.5, तो x तो है माइनस का 2.5 और y कितना है, y 7 है या माइनस का 7 है, माइनस का 7 है। ठीक है, यानी कि इसका तुलना हम इससे कर देंगे और इसकी तुलना हम किससे कर देंगे, इससे। और फिर देखें y डैश और x के मध्य जो बनता है क्वाड्रेट या चतुर्थांश, इस चतुर्थांश को कौन सा चतुर्थांश कहा जाएगा, चतुर्थ, फोर्थ क्वाड्रेट कहा जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेट में x की वैल्यू है वो किसकी होगी, पॉजिटिव, यानी कि यहां से इधर जाओगे तो वो लाइनें किसकी होगी, प्लस की, और y की वैल्यू क्या होगी, माइनस की। y कौन सा है, यहां से लेकर यहां नीचे की तरफ, तो y के जो निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट है, वो माइनस के होंगे और x के किसके होंगे, प्लस के। इतना आता है। अब यही चीज हम वापस सेम अप्लाई करके देखते हैं किसके ऊपर, अपने दर्पणों के ऊपर। ये कौन सा दर्पण है, अवतल, और ये कौन सा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ये जो लाइन है, इस लाइन को क्या कहा जाएगा, मुख्य अक्ष। इसमें भी यहां से लेकर यहां तक की जो लाइन है, इस लाइन को क्या कह दिया जाएगा, मुख्य अक्ष नाम दे दिया जाएगा। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या कहा जाएगा, P कहा जाएगा, पोल कहा जाएगा। इसमें ये जो पॉइंट है इधर वाला, इसको क्या कहा जाएगा, C कहा जाएगा। और C और P को आधे तो भी नाप के क्या हो, F क्या हो। और यहां पर भी ये बिंदु है, ये बिंदु क्या कहलाएगा, P कहलाएगा, मतलब ध्रुव कहलाएगा। ये बिंदु सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र, और ये बिंदु क्या कहलाएगा, फोकस बिंदु कहलाएगा। फर्क ये है कि अवतल दर्पण को तो फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र ई साइड में है, और उत्तल दर्पण को फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र कौन सी साइड है, बी साइड में। अब अगर ये जो ध्रुव है, इस ध्रुव को हम ओरिजिन पॉइंट मान लें, मूल बिंदु मान लें, तो मूल बिंदु मान लें, तो यहां पर भी आप वही निर्देशांक ज्योमेट्री है वो अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर हम यहां से होते हुए एक लाइन खींच दे, ऐसे ये लाइन खींच दी है, तो ये जो एक्सिस है ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा x, तो ओ के कहलाए x डैश, और ओ के जी y, तो ओ कहलाए y डैश। ऐसे कैसे, आप यहां पर खींच दो, ये यहां पर होते हुए यहां ऐसे खींच दिए। अब ये क्या कहलाएगा, x, और इधर वाला क्या कहलाएगा, x डैश कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, y, और ये क्या कहलाएगा, y डैश कहलाएगा। ठीक है, किसी बंदे को मैं अगर यहां पर खड़ा कर देता हूं, इस जगह पर, ये बंदा यहां खड़ा है इस जगह पर, तो याद करो जब बंदे को हमने यहां खड़ा कर दिया है, तो यहां से लेकर और यहां तक की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को आप क्या नाम देते हो, हमने लिखा है ये पहले। ये जो आदमी है इसको तो बिंब कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बिंब, बिंब कहा जाता है। तो इसको किससे लिखा जाता है, u से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, u से, यानी कि बिंब की दूरी। और यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, कौन सी, यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी, जिसको हम किससे लिखेंगे, f से लिखेंगे। और c से लेकर p तक की दूरी है वो क्या कहलाएगी, r कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। इसमें भी अगर किसी बंदे को यहां पर खड़ा कर देता हूं, ये बंदा यहां पर खड़ा हो गया है, क्योंकि बंदे को तो हमेशा कहां खड़ा करना है, इस साइड में। ये तो हमने पहले ही बात कर ली है कि भाई हमें दर्पण से आदमी को हमेशा कौन सी साइड में खड़ा करना है, इसी साइड में खड़ा करना है। तो ये दूरी क्या कहलाएगी, यहां से लेकर यहां तक, ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी है, ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी बिंब की दूरी, जिसको हम किससे लिखेंगे, u से लिखेंगे, यानी कि ये बिंब की दूरी हो जाएगी। और यहां से लेकर यहां तक की दूरी है, ये क्या कहलाएगी, कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ये दूरी क्या कहलाएगी भाई, f कहलाएगी, स्मॉल f, यानी कि फोकस दूरी कहलाएगी। अब बताओ ये कौन सा दर्पण है, उत्तल, और ये कौन सा है, अवतल। अवतल दर्पण की फोकस दूरी है वो बताओ धनात्मक है या ऋणात्मक है, ऋणात्मक। ओरिजिन पॉइंट, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से इस साइड की जो दूरी होगी वो कैसी होगी, ऋणात्मक, यानी कि फोकस दूरी कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक। अब बताओ ये जो दूरी है u,
ये धनात्मक है या ऋणात्मक है? ये भी ऋणात्मक है। ये कैसी दूरी है? ऋणात्मक, क्योंकि मूल बिंदु से कौन सी साइड में? इस साइड में। और ये कौन सा दर्पण है? उत्तल। उत्तल में भी देखो u है वो धनात्मक होगी या ऋणात्मक? ऋणात्मक होगी। तो u हमेशा क्या होगी? ऋणात्मक होगी। क्यों? क्योंकि हमेशा ही हम है वो आदमी को या वस्तु को इस साइड में खड़ा करेंगे, इसलिए जो बिंब की दूरी है वो हमेशा क्या होगी? ऋणात्मक। अब बताओ इसकी जो फोकस दूरी है वो धनात्मक है या ऋणात्मक? धनात्मक है। यानी कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी तो क्या होती है? धनात्मक। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। यहां से लेकर यहां तक की दूरी ये क्या कहलाएगी भाई? अगर मैं यहां से लेकर यहां तक की दूरी मानूं तो इस दूरी को क्या कहा जाएगा? h कहलाएगा। h मतलब क्या हो जाएगा? तो h मतलब हो जाएगा आपके बिंब की ऊंचाई। तो ये हो जाएगी बिंब की ऊंचाई। अगर मान लीजिए ये जो फोटो बन रहा है, इस फोटो का ये जो आदमी है इसका फोटो है वो यहां बन जाए, कहां बन जाए? सपोज दैट इसका फोटो यहां पर बन जाएगी, ऐसे, ये ऐसे फोटो बन गया। तो बताओ ये दूरी है, इसको क्या नाम दिया जाएगा? यहां से लेकर और यहां तक की दूरी है, इसको क्या कहा जाएगा? v कहा जाएगा। प्रतिबिंब दूरी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? प्रतिबिंब दूरी या फिर v। और इसको क्या कहा जाएगा? यहां से लेकर यहां तक की जो ये दूरी है, इसको कहा जाएगा h डैश कहा जाएगा, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब बताओ इसमें, इस चित्र में जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है उसकी दूरी धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी? ऋणात्मक होगी। कैसी होगी? ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि मूल बिंदु से कौन सी साइड में है? इस साइड में, ऋणात्मक। और यहां पर जो ये h है यानी कि बिंब की ऊंचाई है, ये धनात्मक है या ऋणात्मक है? हाँ, हो चलो कि धनात्मक है कि ऋणात्मक? धनात्मक। क्यों? क्योंकि मूल बिंदु से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो ऊपर की ओर इस लाइन पर जो दूरियां होती है वो कैसी होती है? धनात्मक। तो यहां पर धनात्मक हो जाएगी। अच्छा, ये जो प्रतिबिंब बना है इसकी दूरी कैसी हो जाएगी? ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि ये मूल बिंदु से कहां की ओर है? नीचे की ओर। वापस इसमें आए कि अगर सपोज दैट इसमें फोटो है वो यहां बन जाता है, फोटो कहां बन जाता है? यहां। तो बताओ ये कहां से कहां तक की दूरी? यहां से लेकर यहां तक की दूरी है, इस दूरी को क्या कहा जाएगा? इसको v कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? v कहा जाएगा। v मतलब प्रतिबिंब की दूरी। और इसमें यहां से लेकर यहां तक की दूरी है, कहां से? यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ये क्या कहलाएगी? h। और ये यहां पर जो दूरी बनी है यहां से लेकर यहां तक, ये क्या कहलाएगी? h डैश। बताओ अब h है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? और h डैश पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? दोनों पॉजिटिव होंगे। दोनों कैसे होंगे? पॉजिटिव। यहां बताओ u क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। और v क्या है? v पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ गया? तो अब हम पहला दर्पण लेंगे। पहला दर्पण कौन सा हो जाएगा आपके? भाई गोलीय दर्पण हम लिखेंगे। गोलीय दर्पण है वो दो प्रकार के होते हैं, और इसमें पहला दर्पण ले लेंगे वो है आपके अवतल दर्पण। कैसा दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जिसको हम कहते हैं कौन सा? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर जिसका परावर्तक पृष्ठ है वो कहाँ की ओर मुड़ा हुआ होता है? तो परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है, उसको कौन सा मिरर कहा जाता है? कॉनकेव मिरर। यानी कि जहां से हम चेहरा देखते हैं, जिधर हम वस्तु खड़ा करेंगे उस साइड का जो पृष्ठ है वो अगर अंदर की साइड में मुड़ा हुआ है तब उसको कौन सा दर्पण कहा जाएगा? अवतल दर्पण कहा जाएगा। तो अवतल दर्पण की पहली खासियत क्या होगी कि इसका जो परावर्तक पृष्ठ है, कौन सा पृष्ठ? परावर्तक पृष्ठ। जहां से हम चेहरा देखते हैं पृष्ठ अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है, या फिर आप कह सकते हो केंद्र की तरफ मुड़ा हुआ होता है। केंद्र की तरफ मुड़ा हुआ। केंद्र भी किधर होता है? इधर ही होता है। तो केंद्र की तरफ मुड़ा हुआ है वो क्या कहलाता है? अवतल दर्पण। दूसरा अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण की खासियत ये होती है कि अगर इसके ऊपर कोई समांतर प्रकाश की किरणें भेजो, आप क्या भेजो? समांतर प्रकाश की किरणें भेजो, तो टकराने के बाद वो किरणें एक जगह पर क्या हो जाएगी? केंद्रित। जैसे ये अवतल दर्पण है, और इस अवतल दर्पण में हम बना देते हैं ये क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष कहलाएगा। और मुख्य अक्ष पर ये बिंदु कौन सा कहलाएगा? P बिंदु कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? C। और ये क्या कहलाएगा? F।
तो अगर आप कोई मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें भेजो, मुख्य अक्ष के क्या कर रहे हो, समांतर प्रकाश की किरणें भेज रहे हो, तो परावर्तन के बाद ये क्या कर देगा, ये जितनी भी किरणें होगी उसको फोकस बिंदु पर क्या कर देगा, इकट्ठा कर देगा। ये प्रकाश की किरण यहाँ आ जाएगी, यहाँ पर टकराने वाली प्रकाश की किरण भी टकरा के कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। और अगर इधर से प्रकाश की किरणें भेजोगे तो ये भी टकरा के कहाँ चली जाएगी, ये टकरा के यहाँ पर चली जाएगी। और अगर यहाँ से प्रकाश की किरण भेज रहे हो तो भी ये टकरा के कहाँ चली जाएगी, यहाँ पर चली जाएगी। यानी कि ये सारी की सारी प्रकाश की किरणें होती है उसको एक जगह क्या कर देता है, इकट्ठा कर देता है। और एक जगह इकट्ठा करने के कारण ही इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको कहा जाता है अभिसारी दर्पण। कौन सा दर्पण कहा जाता है, अभिसारी दर्पण कहा जाता है। इसकी जो फोकस दूरी है, इसकी कौन सी दूरी, फोकस दूरी, वो फोकस दूरी बताओ कैसी होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक। ठीक है, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। यहां ध्यान रखना एक कि जो आपने समतल दर्पण पढ़ा था, कौन सा दर्पण पढ़ा था, समतल दर्पण। बताओ समतल दर्पण की फोकस दूरी f कितनी होती है, फोकस दूरी होती है c और जो P है उसका मध्य बिंदु F है, उस F से P के मध्य की दूरी। तो सबसे पहले तो आपको F चाहिए और F के लिए आपको क्या चाहिए, C चाहिए। और C के लिए क्या होना चाहिए, गोला होना चाहिए। और गोला तो है नहीं, ये तो एकदम सीधे कांच की पट्टी का। तो इसका अगर C ढूंढने जाओ तो भाई मान लेते हैं कि ये सीधी है, तब भी ये कहीं पर क्या होगी, गोलाकार हो सकती है। तो इसको अगर ढूंढने जाए तो आपको ढूंढने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, अनंत पर जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, अनंत। अगर इसका सेंटर अनंत पर है तो इसका फोकस बिंदु भी कहाँ होगा, अनंत पर। और फोकस बिंदु अनंत पर होगा तो इसकी फोकस दूरी भी क्या होगी, अनंत होगी। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, अनंत होती है। ठीक है, फिर इसमें जो बनने वाला फोटो होता है प्रतिबिंब, किसमें, अवतल दर्पण में जो बनने वाला प्रतिबिंब है उसका प्रतिबिंब की खासियत ये होती है कि ये सामान्यतः, अब यहाँ वर्ड में लिख रहा हूँ, ये सामान्यतः वर्ड जरूरी है। सामान्यतः कैसा होता है, वास्तविक होता है। और वास्तविक के साथ कैसा होता है, उल्टा होता है। वास्तविक व कैसा होता है, उल्टा होता है सामान्यतः। क्योंकि एक कंडीशन ऐसी भी है इसमें जिसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा भी बनता है। बाकी सामान्यतः वास्तविक और कैसा होता है, उल्टा होता है। और अब इसका आपको लिखना है कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसके उपयोग बहुत जगह किए जाते हैं। पहला उपयोग आ जाता है इसका सोलर कुकर में। सोलर कुकर, देखो तो सोलर कुकर कहीं को नहीं है। सोलर कुकर में एक पेटी होया करे और पेटी में कहीं डब्बा रखोड़ा है, डब्बा में काला कलर का डब्बा रखोड़ा है, माथे एकदम के रखोड़ो कांच रखोड़ो है और बिंग माथे एक बड़े कांच लगाउड़ो है। कांच के माथे जो वो ढक्कन होया करे, पेटी को भी ढक्कन में एड़ो घुमावदार दर्पण लागूड़ो होया करे। खयो दर्पण होया करे, अवतल दर्पण। खयो दर्पण लागूड़ो होया करे, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण किया करे, प्रकाश की किरणों ने एक जगह केंद्रित कर दिया करे। तो इसका कारण जब आप उसको धूप में रख दोगे और पानी डाल के, चावल डाल के उसको धूप में रख दोगे तो क्या होगा कि प्रकाश की किरणों को ये एक जगह इकट्ठा करेगा तो गर्मी बढ़ जाएगी और चावल क्या हो जाएंगे, पक जाएंगे। तो चावल पकाने हरू सोलर कुकर को प्रयोग है वो ठीक ठाक किए जा सके। अपने कहो कि साहब बाजरी की रोटी पकानी है तो बात तो बिना कौन सोलर कुकर में, ठीक है। हालांकि आप जगह चावल पकाया करो वे चावल गलत पकाया करो। आप तो किया करो गैस में चावल चाड़ परान बस मो डुयो यो घुमा दिया करो, चम्मच घुमा दिया करो, उबालो हागेड़ा तो बे चावल का दोना हैंगी के दूसरी जगह टूट जाया करे। जबकि ऐसा उतार जगह चावल बनाया करे एकदम दोनों एकदम हाजू हाजू रहा करे, बने बे धीमी आँच में पकाया करे। मो डुयो यो या चम्मच कौन घुमाया करे, आप घुमाया। तो सोलर कुकर है वो काम में आ सकता है चावल पकाने के लिए। इसके अलावा इसका और कहाँ उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है आपके टॉर्च में। टॉर्च व कहाँ किया जाता है इसका उपयोग, जो सर्च लाइट है उसमें। हम सर्च लाइट के होया करें, ठीक है। टॉर्च तो उठाइए, टॉर्च में के तो होया करे, तो टॉर्च में जो बल्ब लागू होया करे, जैसे टॉर्च है तो ये टॉर्च में ये साइड में होया करे और इत के लागू होया करे, बल्ब लागू होया करे। तो ये बल्ब के लाल पे इस रो इत खयो दर्पण लागू होया करे
अवतल दर्पण लागोड़ो होया करे। लेकिन सर्च लाइट के होया करे, अगर थारे फिल्म देखोड़ी है आज की RRR मूवी देखोड़ी है तो RRR मूवी में जेड़ में एक लाइट घनी आ रही घुमाया करे, हाथ में लिए उभे रह करे, या हेलीकॉप्टर होया करे, हेलीकॉप्टर मत लागोड़ी होया करे, लाइट लागोड़ी होया करे, बा लाइट कड़ी होया करे सर्च लाइट, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कहाँ किया जाता है, तो ऐसे गाड़ियों के हेडलाइटों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, गाड़ियों के हेडलाइट में, गाड़ियों के हेडलाइटों में किया जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, दांतों के डॉक्टर द्वारा। किसके द्वारा, दांतों के डॉक्टर द्वारा। दांत देखने, अंदर से देखने, मुंह के अंदर की साइड में देखने हैं, तो अब दांत तो आदमी है, बिंग मुंडी पकड़ पड़ी घुमा पड़ी तो डॉक्टर देखने में रहे हो, तो दांत देखना रुकी किया करे कि छोटो दर्पण होया करे वो गा दे मुंडे में, तो भी उनकी एक बिने अच्छी तरह दांत की इमेज है या फोटो नजर आ जाता है। दांतों के डॉक्टर के अलावा इसका एक और प्रयोग है, वो है सेविंग मिरर के रूप में, सेविंग दर्पण के रूप में। सेविंग दर्पण के रूप में, सेविंग दर्पण क्या होता है, दाढ़ी करने वालों आदमी खुद अपनी दाढ़ी कर रहा है तो दो ही गाल अगर दीना चाहिए भी ने तो वो कह कर रख दिया करे हमें अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण ऐसे मुड़ा हुआ होता है, आगे की तरफ ऐसे मुड़ा हुआ होता है, तो यानी कि उससे इस भाग और इस भाग दोनों को देखा जा सकता है, तो सेविंग दर्पण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। हालांकि इसका दृश्य क्षेत्र है वो क्या होता है, सीमित होता है। अगर आप कहोगे इसका जो अवतल दर्पण है अभिसारी दर्पण है, और इसका जो दृश्य क्षेत्र है, दृश्य क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है, कम होता है। ठीक है, तो पहला हेडिंग डाल लीजिए, अगला या लाइन लिख दीजिए पहले कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण। अब पहली हेडिंग डालिए, अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर। तो इसमें लिखिए, गोलीय दर्पण जिसका गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ अथवा परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ अथवा केंद्र की तरफ मुड़ा हुआ होता है। अंदर की तरफ अथवा केंद्र की तरफ मुड़ा हुआ होता है। केंद्र की तरफ मुड़ा हुआ होता है। अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। अगला पॉइंट लिखिए, अवतल दर्पण
अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक जगह अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक जगह केंद्रित कर देता है, एक जगह केंद्रित कर देता है। इसलिए इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसलिए इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसलिए इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी अवतल दर्पण की फोकस दूरी अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक तथा दृश्य क्षेत्र सीमित होता है। फोकस दूरी ऋणात्मक तथा दृश्य क्षेत्र सीमित होता है। दृश्य क्षेत्र सीमित होता है। फोकस दूरी ऋणात्मक तथा दृश्य क्षेत्र सीमित होता है। अगला लिखिए, अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब सामान्यतः अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब सामान्यतः वास्तविक व उल्टा बनता है। सामान्यतः वास्तविक व उल्टा बनता है। वास्तविक व उल्टा बनता है। एक कंडीशन को छोड़कर, उस कंडीशन के बारे में हम आगे स्पेशली बात करेंगे, और वो कंडीशन इंपॉर्टेंट है। प्रश्न वहीं से आते हैं, जो अपवाद होते हैं या फिर जो अलग घटना होती है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब लिखिए, अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग में लिखिए, सोलर कुकर में, पहला हो जाएगा सोलर कुकर में, दूसरा हो जाएगा टॉर्च व सर्च लाइट में, टॉर्च व सर्च लाइट में, तीसरा गाड़ियों के हेडलाइटों में, गाड़ियों के हेडलाइटों में, चौथा और पांचवा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो चौथा है दांतों के डॉक्टर द्वारा, दांतों के डॉक्टर द्वारा, दांतों के डॉक्टर द्वारा, और पांचवा है सेविंग दर्पण के रूप में, सेविंग दर्पण के रूप में। अब एक ये थोड़ा चित्र भी बना दीजिए। ये वाला नीचे वाला चित्र है वो बना दीजिए।
बना दिया। थोड़ा ये सी एफ और पी ये लिख देना, ताकि उसमें हमने पहले तो सिर्फ लिखा ही लिखा है कि सी क्या है, एफ क्या है, पी क्या है, तो ये विजुअलाइज भी हो जाए कि सी एफ और पी क्या है। अब दूसरा जो अगला आ जाता है वो कौन सा होगा अपने दर्पण, तो सेकंड आ जाता है जिसको हम कहेंगे उत्तल दर्पण। इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण है वो, उसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो केंद्र से बाहर की ओर मुड़ा हुआ होता है, इस तरह बाहर की ओर मुड़ा हुआ होता है। तो हम कह सकते हैं उत्तल दर्पण में पहले जो लाइन है वो ये कह सकते हैं कि इसका जो परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ वो कहाँ की ओर मुड़ा हुआ होता है, तो परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर मुड़ा हुआ, अपने कहे तो उभरा हुआ होता है, और उभरा हुआ से ही हम क्या याद रखते हैं, उत्तल दर्पण याद रखते हैं, तो बाहर की ओर मुड़ा हुआ होता है। अगर उत्तल दर्पण पर कोई प्रकाश की किरणें भेजी जाए, जैसे मान लीजिए ये एक उत्तल दर्पण है, ये एक उत्तल दर्पण है, और इस उत्तल दर्पण में हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले तो ये बना देंगे मुख्य अक्ष। यह आपने क्या बना दिया है, मुख्य अक्ष बना दिया है। मुख्य अक्ष है, उस मुख्य अक्ष पर बिंदु लिखेंगे, तो ये बिंदु कौन सा हो जाएगा, तो ये बिंदु हो जाएगा आपके पी बिंदु, पोल बिंदु, ध्रुव हो जाएगा। इधर की तरफ ये कौन सा हो जाएगा, एफ, और ये कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें इसके ऊपर भेजी जाए, बहुत सारी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें भेजी जाए, तो ये प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा करने की बजाय उन्हें क्या कर देता है, फैला देता है, बिखेर देता है। एक जगह इकट्ठा करने की बजाय ये क्या कर देता है, उनको ऐसे बिखेर देता है, फैला देता है, और इसी के कारण इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको अपसारी, अप मतलब दूर करना, ठीक है, तो अपसारी दर्पण कहा जाता है। कौन सा दर्पण कहा जाता है इसको, अपसारी दर्पण कहा जाता है। अपसारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। इसका जो दृश्य क्षेत्र है, दृश्य क्षेत्र क्या होता है, बड़ा होता है या छोटा होता है, बड़ा होता है, विस्तृत होता है। इसका दृश्य क्षेत्र क्या होता है, विस्तृत, यानी कि ये इस साइड में दिखेगा तो ये ऐसे मुड़ा हुआ, तो ये इतने दूरी तक, और यहां से लेकर यहां तक इतनी दूरी तक ये आराम से देख पाएगा, तो इसका दृश्य क्षेत्र क्या होता है, विस्तृत होता है। फिर अगला आ जाता है इसकी जो फोकस दूरी है, बताओ इसकी फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है। फोकस दूरी है एफ है, वो हमेशा इसकी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, फोकस दूरी ऋणात्मक, ठीक है, क्या हुआ, ऋणात्मक होगी। हाँ, थोड़ा सा ध्यान दो, इसकी फोकस दूरी कौन सी साइड में, इस साइड में, और इस साइड में तो हमेशा ऋणात्मक क्यों होगी, इसकी फोकस दूरी है वो हमेशा कैसी हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, धनात्मक। ऋणात्मक किसकी होगी, अवतल की, अवतल की इस साइड में है। फिर इससे जो बनने वाला प्रतिबिंब है, तो उसमें हमने लिखा था कि सामान्यतः प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक व उल्टा, लेकिन इसमें प्रतिबिंब है वो सदैव कैसा होगा, सदैव आभासी। एक तो होगा आभासी, दूसरा होगा सीधा और वस्तु से छोटा। सीधा वह कैसा होगा, छोटा होगा, वस्तु से साइज में छोटा होगा। प्रतिबिंब सदैव कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और वस्तु से हमेशा कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। और इसके उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं, तो एक उपयोग इसका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो उपयोग कौन सा है अपने, पहला है गाड़ियों में पश्च दृश्य दर्पण, पश्च दृश्य दर्पण, यानी कि इसको कहा जाता है साइड दर्पण के रूप में, पीछे की चीजें देखने के लिए पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, शॉपिंग मॉल में।
नेशनल हैंडलूम वगैरह बेच जाओ तो बेते एक मोटो लागुड़ हो, शॉपिंग मॉल में एक मोटो लागुड़ हो, ताकि इस साइड का भी दिखाई दे और इस साइड का भी दिखाई दे। इसके अलावा इसका प्रयोग एक जगह और करते हैं, वो करते हैं खतरनाक सड़क मोड़ों पर, सड़क मोड़ों या गलियों पर। अगर थे उतला इमो खरोन गया हो जोधपुर, तो उतला यार जो फाटक है, अभी फाटक के माथे ही एक मोटो सो लगान रखोड़ो, क्योंकि वहाँ पर 90 डिग्री का जो रॉड है वो ऐसे जाते जाते फिर ऐसे मुड़ जाती है, तो ऐसे मुड़ती है तो इस साइड में लगा दिया जाता है। इस साइड में कौन सा लगा दिया जाता है, तो इस साइड में लगा दिया, ऐसे लगा दिया जाता है उत्तल दर्पण। जिससे क्या, इधर से कोई गाड़ी आ रही है तो वो इस बंदे को, इस साइड से आते हुए बंदे को दिख जाएगी, और इस साइड वाली गाड़ी है वो इधर वाले बंदे को दिख जाएगी। तो कौन सा लगाया जाता है, वो लगाया जाता है उत्तल दर्पण। इसके अलावा एक लैंप आता है जिसको हम सोडियम परावर्तक लैंप कहते हैं, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो लिख दीजिए ये उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में लिखिए गोलीय दर्पण जिसका, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ मुड़ा हुआ, परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ मुड़ा हुआ होता है, परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ मुड़ा हुआ होता है, बाहर की तरफ मुड़ा हुआ होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। बाहर की तरफ मुड़ा हुआ होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। अगला लिखिए यह प्रकाश की किरणों को, यह प्रकाश की किरणों को फैला देता है, यह प्रकाश की किरणों को फैला देता है, फैला देता है या बिखेर देता है, कुछ भी कर लिख सकते हो, फैला देता है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। इसलिए इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। इसलिए इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। अगला लिखिए उत्तल दर्पण का दृश्य चित्र, उत्तल दर्पण का दृश्य चित्र विस्तृत होता है, उत्तल दर्पण का दृश्य चित्र विस्तृत होता है। एवं फोकस दूरी धनात्मक होती है। दृश्य चित्र विस्तृत होता है एवं फोकस दूरी धनात्मक होती है। फोकस दूरी धनात्मक होती है। दृश्य चित्र विस्तृत होता है एवं फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगला पॉइंट है इसमें बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा व वस्तु से छोटा होता है। इससे बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा व वस्तु से छोटा होता है। इससे बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा व वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से छोटा होता है। अब लिख दीजिए उपयोग। उपयोग में हो जाएगा गाड़ियों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में,
शॉपिंग मॉल में और खतरनाक सड़क मोड़ों पर। गाड़ियों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में, यानी कि साइड दर्पण के रूप में। गाड़ियों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में, साइड दर्पण के रूप में। दूसरा हो जाएगा शॉपिंग मॉल में, शॉपिंग मॉल में। और तीसरा खतरनाक सड़क मोड़ों पर। खतरनाक सड़क मोड़ों पर। भारत में तो एक सुनसान जगह है तो है लगाने थोड़ा खतरे के संकेत होया करे कि मैंने किए गए आज अपना लेता नगटा भयंकर है। अगर किसी लगा दिनो है तो आज बे लगान जाई बेचारा रोड बनाने वाला दूसरे दिन मैंने को उखाड़ ले जी करे। तो अपने भारत वाले थोड़ा कि मान लोगे। अब ये जो चित्र है इसमें ये बना दीजिए। बना दियो। तो नोट लगा के लिख दीजिए। नोट लगा के लिखिए। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। 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 तो ये दोनों दर्पण हो गए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, जो कि गोलीय दर्पण का भाग थे। इससे पहले हमने कौन सा दर्पण कर लिया? समतल दर्पण। अभी प्रकाश के परावर्तन का, जो परावर्तन टॉपिक हमने पहला लिया था, उसका एक भाग बचा है, वो है ये जो गोलीय दर्पण पढ़े हमने, इन गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनेंगे। यानी कि अगर आदमी को हम खड़ा कर दें, आदमी को कहाँ खड़ा कर दें कि भाई ये जो आपने जैसे बनाया है, यहाँ पर ये एफ है फोकस बिंदु है, सी मतलब वक्रता केंद्र है, तो आप है वो सी से प्रिया क्या करो ना आप, सी प्रिया मतलब सी से परे खड़े कर दो, या सी के ऊपर आदमी को खड़ा कर दो, या फिर एफ और सी के मध्य खड़ा कर दो, या एफ के ऊपर कर दो, या एफ और पी के मध्य कर दो, और फिर उसका फोटो कहाँ बनता है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये अगर देखना हो तो उसे हम कहते हैं गोलीय दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब। और उसको हम कल कंटिन्यू कर लेंगे।